हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने पावर शेयरिंग क्लास 10th का टॉपिक का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में अपने कंसिक्वेंसेस ऑफ सिविल वॉर, जो सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो भाई वहाँ पे सिन्हेला कम्युनिटी और तमिल स्पीकर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके कारण सिविल वॉर हुआ था। तो वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग का टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, ऑफ डाइवर्सिटी इन बेल्जियम। ठीक है, इन बेल्जियम। देखिए, दो स्टोरी हम लोग जैसा कि देखे थे, श्रीलंका में देखे तो श्रीलंका में वहाँ के लोग नहीं माने। ठीक है, वहाँ पे जो सिन्हेला स्पीकर्स थे वही मेजॉरिटी में थे, जिन्होंने डोमिनेंट पावर हासिल किया और तमिल स्पीकर्स और इंडियन स्पीकर्स को दबा के रखा। ठीक है, जिसके कारण वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में भी कुछ लगभग यही सिचुएशन था। तो बेल्जियम में क्या सिचुएशन था? तो हम लोग देखे थे कि वहाँ मेजॉरिटी में कौन था? फ्रेंच थे। ठीक है, और माइनॉरिटीज़ में कौन थे? डच थे। तो फ्रेंच वाले डच को डोमिनेट करके रखते थे, दबा के रखते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही श्रीलंका में बेल्जियम वालों ने सुना कि इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ, इसके कारण इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को। ठीक है, रीऑर्गेनाइज किया। अब कैसे रीऑर्गेनाइज किया? तो इसमें बेल्जियन लीडर्स जो हैं इन्होंने बहुत ही यूँ कहिए तो एक प्रमोटिव डिसीज़न लिया। इन्होंने प्रमोटिव डिसीज़न लिया। क्या डिसीज़न था प्रमोटिव? ठीक है, इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हमारे यहाँ जितना भी कल्चर है, जितना भी रिलीजन है, कहीं भी कोई डाइवर्सिटी नहीं, मतलब डिफरेंसेस नहीं रहेगा। इन्होंने प्रमोटिव डिसीजंस क्या लिया कि हमारे यहाँ कोई भी कल्चरल डिफरेंस या रीजनल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, क्या बोले हम कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे इन्होंने कुछ प्रमोटिव डिसीजंस लिया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने डिसीज़न लिया कि हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, या कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होगा, इसके अलावा रीजनल डिफरेंसेस नहीं होगा। अब इस चीज़ को फैसिलिएट करने के लिए, अमल में लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1970 से लेके 1993 तक इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। ठीक है, किस लिए अमेंड किया? ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई रीजनल डिफरेंसेस रहे, ना कोई कल्चरल डिफरेंसेस रहे, ना कोई व्यक्ति या कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी सोशल डोमिनेंस में रहे। ठीक है, सभी को बराबरी अधिकार मिले, सभी लोग बराबर रहें। इस चीज़ को देखते हुए बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंड हुआ। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, अब 4 बार अमेंड हुआ। समझ में आई ये चीज़? कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बेल्जियन पॉलिटिकल मॉडल। आखिर बेल्जियम का जो है ना पॉलिटिकल मॉडल क्या था, यानी पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने क्या क्या चीज़ सुविधा दिया। पहला चीज़ इन्होंने रखा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने क्या रखा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल ही डाल दिया कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम लोग बात करें
इक्वल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे फ्रेंच बोलने वाले हों या डच बोलने वाले हों, सभी कम्युनिटी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कहने का मतलब कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया, ये अमेंड ही कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच वाले लोग भी रहेंगे, डच वाले लोग भी रहेंगे और इक्वली रहेंगे। ठीक है, ताकि कोई डोमिनेंस का कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ये चीज़ रखा। समझ में आई ये चीज़। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है। डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से दे दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब कि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दिया जाए, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या उससे भी नीचे कोई गवर्नमेंट है तो उसको दे दिया जाए। ये चीज़ इन्होंने रखा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, थर्ड इनका क्या था? थर्ड था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या था हम लोग पहले भी जानते हैं, तो बेल्जियम का कैपिटल था ब्रुसेल। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो इनका कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ठीक है, कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? सेपरेट गवर्नमेंट रहेगा, यानी बेल्जियम का अलग गवर्नमेंट और इस ब्रुसेल्स का अलग गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अब इस सेपरेट गवर्नमेंट में रहेगा कौन? वही सेम बात जो ऊपर हम लोग देखें कि फ्रेंच और डच दोनों रहेंगे, लेकिन इक्वली रहेंगे। कैसे रहेंगे? इक्वली रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो क्या हम लोग यहाँ देखें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो ब्रुसेल है हमारा कैपिटल सिटी, इसका जो गवर्नमेंट रहेगा वो सेपरेट रहेगा और इस सेपरेट गवर्नमेंट में दोनों लोग रहेंगे, फ्रेंच भी डच भी, लेकिन इक्वली रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ था। इसके बाद चौथा पॉइंट कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कहता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट में तीन पार्ट तो रहता ही है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाएगा जिसमें इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में तीनों लोग के तरफ से एक एक लोग रहेंगे, यानी डच के तरफ से भी, फ्रेंच की तरफ से भी और जर्मनी की तरफ से भी। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहने का मतलब कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें तीनों ग्रुप के लोग मेंबर्स रहेंगे, डच के भी, फ्रेंच के भी और जर्मनी के भी। ठीक है, और इन लोग को इन्हीं के ग्रुप के लोग चूज़ करेंगे। इन लोगों को कौन चूज़ करेंगे? इन्हीं के ग्रुप के लोग। और इसी टाइप के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें डच के लोग भी रहेंगे, फ्रेंच के लोग भी रहेंगे और जर्मनी के लोग भी रहेंगे। ठीक है, और इन तीनों को इलेक्ट कौन करेगा? तो यही रिलीजियस वाले, यही लैंग्वेज वाले लोग इलेक्ट करेंगे। समझ में आई ये चीज़? तो ये था तुम्हारा बेल्जियम का पॉलिटिकल मॉडल। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स,
कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, एक और क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था कि सभी को उसमें इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिला। ठीक है, सभी को क्या मिला, इक्वली रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण बेल्जियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो था ही, लेकिन इफ़ेक्टिव था। ठीक है, यानी कि सभी इसमें राजी थे। ठीक है, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं था। समझ में आई ये चीज़? तो ये था तुम्हारा बेल्जियन मॉडल। किसका? पॉलिटिकली मॉडल। समझ में आई ये चीज़? अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें दोनों के केस में, तो क्या कंपैरिजन करेंगे? ठीक है, तो क्या कंपैरिजन करेंगे? अगर हम लोग बेल्जियम का भी कंपैरिजन करें और श्रीलंका का भी करें, क्या करेंगे? तो बेल्जियम क्या किया कि अपने पीपल के इंटरेस्ट को, अपने पीपल यानी लोगों के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दिया। इंटरेस्ट कह लो या फीलिंग्स कह लो। ठीक है, लेकिन श्रीलंका अपने लोगों के इंटरेस्ट या फीलिंग को, पीपल इंटरेस्ट या फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं दिया। ठीक है, ये चीज़ था। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखें कि बेल्जियम में जो भी रूल्स बना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड था। म्यूचुअली एक्सेप्टेड कहने का मतलब सभी के द्वारा एक्सेप्टेड हुआ। लेकिन श्रीलंका में जो रूल्स या रेगुलेशन बना, इसके कारण क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट कह लो या सिविल वॉर कह लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों में। समझ में आई ये चीज़? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, या क्यों कहिए कि क्यों अच्छा है पावर शेयरिंग? तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सोशल स्टेबिलिटी लाता है। सोशल स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देता है लोगों में। कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देता है ये। अगर सभी लोगों को इक्वली पावर मिला रहे तो लोग क्यों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे? सभी को इक्वली रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देता है। दूसरा चीज़, डेमोक्रेसी इसेंस। डेमोक्रेसी इसेंस क्या कहता है कि पावर शेयरिंग जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी का फील देता है। पावर शेयरिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी का फील देता है। क्यों, कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी में भी हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करता है, और यही चीज़ पावर शेयरिंग भी कहता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने पावर को शेयर करेगा, और यही चीज़ डेमोक्रेसी में भी होता है। इसीलिए पावर शेयरिंग को हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी का भी इसेंस देता है। ठीक है, अब ये सब तो नॉर्मल रीज़न था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्म अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पहला क्या है फॉर्म कि पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्या कहते हैं हम लोग इसको, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में, तो ये इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट अपना पावर 3 लोगों के बीच में बांटी है। कौन कौन, पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, तीसरा क्या है, जुडिशरी, ठीक है। पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। अब देखिए ये पावर शेयरिंग ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरा चीज़ कि ये एक ऐसा पावर शेयरिंग है जिसमें सभी का डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है, डिफरेंट कह लीजिए या अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। कहने का मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में नहीं, और ये दोनों जुडिशरी के काम में नहीं, मतलब कोई किसी के वर्क में दखलंदाजी नहीं कर सकता, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। सेकेंड है हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, इसमें होता क्या है, जो सबसे ऊपर कौन होते हैं, इसमें सबसे ऊपर कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए पावर ऐसे शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। और इसमें ऐसा है ना कि इसी को हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं, जो आपके चैप्टर 2 में है, फेडरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वर्क में दखलंदाजी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के वर्क में कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के वर्क में कर सकता है। कहने का मतलब कि अपना अपना इसका इन लोग का जुरिस्डिक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे के वर्क में अपना दखलंदाजी कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज़, कोई दिक्कत इसमें? अगला है हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग, ठीक है। समझ में आई ये चीज़? तो पावर शेयरिंग क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में बटा हुआ है। यानी कि हम लोग के यहाँ कैसा है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ सभी को बराबर का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो बाय रिलीजन हो, बाय लिंग्विस्टिक हो, ठीक है, यानी कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए कुछ कुछ बेनिफिट हैं, जैसे
हमारे एजुकेशन में ही देख लीजिए, सबके लिए रिजर्वेशन है, जितने भी लोअर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए उनको एजुकेशन में बढ़ावा मिले, जिसके कारण उन लोगों को रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगला है हमारा फोर्थ है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। समझ में आई ये चीज़, पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में। जैसे कि मान लें कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप क्या है वही हमेशा जीतते आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ चेंज होते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है। और चीज़ हम लोग देखें तो पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या ऐसा है हमारे यहाँ कि कोई डिसीज़न किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, तो ऐसा भी नहीं है। डिसीज़न सब लोग मिल के लेते हैं, ठीक है। और डिसीज़न किसके लिए लेते हैं? लोगों के लिए लेते हैं। लोगों को अधिकार है अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स को चूज़ करने का, लोग अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कि कोई अगर पॉलिटिकल ग्रुप दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रुप जुड़ के सरकार बनाए, गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर्ड रहता है। समझ में आई ये चीज़। तो यही था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर इनका रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो मेरे वीडियो के द्वारा तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।